जय श्री राधे। मैं पंडित महेश कुमार शर्मा एक बार फिर ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम के अनुक्रम में आपके सामने उपस्थित हूँ। जय श्री राधे। आज का ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम के अनुक्रम में आज का जो मुख्य टॉपिक रहेगा उसका नाम है ग्रह दृष्टि प्रभाव। कुंडली में ग्रह दृष्टि प्रभाव, कुंडली में ग्रहों की दृष्टि कैसे देखते हैं, कैसे उसका विचार किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप ये मेरा YouTube चैनल खोलो या देखो, मेरा जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ इसके अंदर, उसको जब भी आप देखें तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे आपके सब्सक्राइब्स मिलेंगे, मेरे को लाइक्स मिलेंगे या आपके कमेंट्स मिलेंगे, तो मैं उसके ऊपर और गहन रिसर्च करके अगले वीडियो में उसको और अच्छी तरीके से आपके सामने रख सकूँ। तो आइए दर्शकों, मैं आपको ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम के रूप में ग्रह दृष्टि का प्रभाव बताता हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कुंडली में हमारा 9 ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है, जिसमें 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह। 7 ग्रह क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये तो हुए 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु और केतु। इनका विचार करते हैं तो कुंडली में इनकी दृष्टि, एक कौन कौन से घर को देखते हैं, इनकी दृष्टि का क्या प्रभाव होता है, वो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। कुंडली में सभी ग्रह 9 ग्रह, जैसे मैंने बताया 7+2 9 ग्रह जन्म कुंडली में जहाँ भी बैठते हैं उससे 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ये आप नोट कर लें। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, यदि मेष में 9 ग्रहों में से जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु यदि लग्न में बैठे हैं तो वो अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यदि आप कागज और पेन हो तो आप नोट करें कि सभी ग्रह 9 ग्रह, सभी ग्रह आप जहाँ भी बैठते हैं उससे अगले 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न की कुंडली में जो भी पहले नंबर के घर में जो भी ग्रह बैठेगा उससे 7वें घर को अर्थात पत्नी के भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा और उस ग्रह को, उस घर को प्रभावित करेगा। जैसे मान लो कि राहु है, राहु यदि वहाँ से बैठ के 7वें घर को दृष्टि देखेगा तो जो राहु की प्रकृति है उसके अनुरूप वो फल देगा। मैं दर्शकों एक बात बताना चाहूँगा आपको कि कुंडली में जो भी ग्रह जहाँ बैठता है उससे ज़्यादा प्रभावित जहाँ वो दृष्टि डालता है उस घर को करता है। जैसे मान लो कि राहु है, पहले घर में बैठा है लेकिन उसकी दृष्टि 7वें घर में जा रही है तो वो पहले घर को प्रभावित करेगा लेकिन 7वें को उससे भी कहीं ज़्यादा प्रभावित करेगा। ये आप नोट कर लें। ये आपको बता दिया कि सभी ग्रह अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया है, उसमें देखा गया है कि कई ग्रह ऐसे हैं जिनको 3-3 दृष्टि दी गई है। उनका और विशेष ज्योतिष में उसका विशेष महत्व और बढ़ जाता है। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूँ, देखो सूर्य अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, चंद्र अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, मंगल को ज्योतिष में 3 दृष्टि दी गई है। मंगल अपने घर से 4थे घर को, अपने घर से 7वें घर को और अपने घर से 8वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। 7 वाला तो मैंने बता दिया, सभी ग्रह 7वें को देखते हैं। उसके अलावा इनकी 2 दृष्टि होती है, टोटल 3 दृष्टि होती है मंगल की, 4, 7 और 8। जैसे मंगल लगन में बैठा है तो उसकी पहली दृष्टि कहाँ जाएगी? 4थे भाव पर, दूसरी दृष्टि कहाँ जाएगी उसकी? 7म भाव पर और तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? 8म भाव पर। तो मतलब मंगल तीनों ग्रहों को प्रभावित करेगा। उसके बाद में मंगल के बाद में बुध, उसकी भी केवल एक दृष्टि है, वो 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। गुरु है, देवगुरु बृहस्पति अति शुभ ग्रह होते हैं। वायुमंडल में अर्थात ज्योतिष में सबसे शुभ, जिसकी जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति अच्छी डिग्री पे और बली होकर बैठा हुआ है तो वो जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभता प्रदान करता है। ये आप नोट करें। ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह
बृहस्पति, जिसका जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छा होता है, चाहे ग्रह हो कई कैसे भी हो, जो भी हो, एकदम नीच के हो, कहीं भी बैठे हो, वो उनका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं तो वो आपकी पूरी जन्म कुंडली को संभालते हैं। और जिन जिनके वो कारक हैं, धन का कारक, बुद्धि का कारक, स्वविवेक का कारक, पुत्र का कारक, पुत्र से लाभ का कारक, लाभ का कारक, संतति का कारक, संतति से सुख का कारक, ये सब बृहस्पति देव आपको जीवन काल में चिरकाल के लिए प्रदान करते हैं। उसमें एक चीज़ और नोट करें कि बृहस्पति देव जो भी सुख देते हैं ना, वो चिरकाल के लिए देते हैं, मतलब जो लंबे समय तक चलता हो। तो देवगुरु बृहस्पति की दर्शकों 3 दृष्टियां हैं। ये अपने घर से 5वें घर को, ये अपने घर से 7वें घर को, ये अपने घर से 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जब भी आप बृहस्पति देव का विचार करें तो इन दृष्टियों का विचार करें। बताते हैं कि बृहस्पति देव जन्म कुंडली में कोई से भी स्थान पे बैठे हों, वो जिस घर पे दृष्टि डालते हैं उनकी दृष्टि में अमृत होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। यदि जिस घर पे वो दृष्टि डालते हैं, जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा उनकी प्रभावकारी दृष्टि है, कोई भी ग्रह उसकी प्रभावकारी दृष्टि है। तो जहाँ भी वो देखेंगे, जैसे मान लो कि वो यदि कहीं से बैठ के कुंडली के अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो वो आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपको कभी अल्पायु नहीं देंगे, वो दीर्घायु बनाएंगे। आप नोट कर ले, सूत्र है कि यदि बृहस्पति देव जन्म कुंडली में कहीं कोई से भी भाव से यदि अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी 5वीं दृष्टि से, 7वीं से या 9वीं से, तो वो दीर्घ आयु जीवन जीता है। ये आप नोट करें दर्शकों, बहुत अच्छा सूत्र है, इसको आप नोट करके रखें। जब भी आप किसी भी कुंडली को देखो तो इसका जरूर विचार करें। आप अपनी कुंडली उठाओ और देखो यदि बृहस्पति देव यदि अष्टम भाव पे यदि दृष्टि डाल रखी है तो वो जातक दीर्घायु होगा, ये नोट करें। तो ये मैंने बता दिया 5, 7, 9 देवगुरु बृहस्पति की हो गई। बृहस्पति के बाद में शुक्र केवल एक दृष्टि रहती है, उनकी 7वीं दृष्टि रहती है। शनि, शनि देव को न्यायाधीश बताते हैं ज्योतिष में, और ये न्यायाधीश हैं। ये मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया है कि शनिदेव न्यायाधीश होता है। शनिदेव को भी 3 दृष्टि डालता है। शनिदेव अपने घर से 3रे, अपने घर से 7वें और अपने घर से 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि शनि को ज्योतिष में पाप ग्रह बताया गया है। पाप ग्रह, शनिदेव एक विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। जहाँ भी जिस घर को देखते हैं उनकी फलों में कमी करते हैं, उनसे संबंधित रिश्तों में विच्छेदात्मक स्थिति पैदा करते हैं। जैसे शनि 9वें भाव से 7वीं दृष्टि से, जैसे मान लो कि अपने भाई के घर को देख रहा है, तो वहाँ आपके और आपके भाइयों में आपस में मतलब तारतम्य नहीं रहेगा, आपस में विचार नहीं मिलेंगे। शनिदेव आपको विचार नहीं मिलने देंगे, वो आपको विच्छेदात्मक स्थिति में खड़ा कर देंगे। यहाँ तक आपको दोनों भाइयों को एक घर में रहने भी नहीं देंगे। ये आप नोट करें, स्पेशली शनिदेव के लिए। शनिदेव क्या है कि न्यायाधीश है, लेकिन न्यायाधीश के अलावा वो पापी ग्रह है, विच्छेदात्मक ग्रह है। जहाँ भी वो जिस घर को देखते हैं उसमें विच्छेदात्मक स्थिति जरूर देते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी है। ये नोट करें। तो ये हो गया शनि का। अब मैं बताता हूँ आपको राहु और केतु। राहु और केतु देवगुरु बृहस्पति की तरह है, अपने घर से 5वें, 7वें और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। राहु को भी एक शनि की कॉपी कहा गया है। राहु को शनि की प्रकृति से मिलता जुलता हुआ उसका नेचर होता है, इसलिए ज्योतिष में राहु को शनि के इक्वलेंट अर्थात बराबर, केतु को मंगल के इक्वलेंट रखा गया है। केतु पापी नहीं है लेकिन क्रूर ग्रह है। जैसे मंगल क्रूर है वैसे ही केतु भी क्रूर ग्रह है। तो मैं आपको अंत में इसका एक सूत्र बताऊंगा, वो भी आप नोट करना। ये तो मैंने आपको दृष्टियों के बारे में विस्तृत बताया, अर्थात मैंने आपको बताया कि सभी ग्रह 9 ग्रह अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इनके अलावा मंगल हो गया, गुरु हो गया, शनि हो गया, राहु और केतु, इनके पास 2 एक्स्ट्रा मतलब 3-3 दृष्टियाँ, कुल 3-3 दृष्टियाँ इनके पास है। जैसे मंगल के पास 4, 7, 8 नोट करें, मंगल के पास 4, 7, 8, बृहस्पति के पास 5, 7, 9, शनि के पास 3, 7, 10, राहु और केतु के पास भी 5, 7 और 9। जब भी आप विचार करें तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो ये आपको नोट करना है, क्योंकि
ज्योतिष में ग्रह जहाँ बैठता है उससे कहीं ज़्यादा जिस घर को देखता है उसके फलों में उतार चढ़ाव करता है, ये आप नोट करें। अच्छा दर्शकों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक सूत्र है, इसको आप नोट करें कि ये रिसर्च किया हुआ सूत्र है कि कोई भी किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो, उसमें यदि राहु दूसरे घर में यदि बैठ जाए तो वो बंदा कभी भी अपने घर में उससे मतलब घर में नहीं रह पाएगा या अपने परिवार के सदस्यों से उसकी बनेगी नहीं। उनकी क्यों, कारण क्या है कि राहु दूसरा घर होता है वाणी का, परिवार का। तो राहु जब वाणी पे आएंगे तो कर्कशता लाएंगे, मतलब उनके जो बोली है ना वो किसी को मतलब परिवार में पसंद नहीं आएगी। वो बोलेगा, अपन कई बार बोलते हैं ना कि अरे बंदा तो कैसे इसको मतलब सभ्यता ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस ग्रह का प्रभाव देखा जाता है उस जातक के ऊपर, ये आपको नोट करना है। तो जो भी जातक यदि जिसके जन्म कुंडली में राहु दूसरे घर में बैठा हुआ है तो आप नोट करें कि उसके परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। और ऐसे जातक को ज्योतिष में और हम लोग ये सलाह देते हैं कि वो किसी के अंडर काम नहीं करे, वो स्वतंत्र कार्य करे, उसमें उसको मतलब लाभ मिलेगा। जैसे कोई ठेकेदार है, मतलब उसके अंडर मतलब वो मतलब राजा की तरह कमांड करे, तब जाके उस व्यवसाय में सफल होता है। किसी के नीचे रह के एक जातक मतलब सुखी नहीं रह सकता, नहीं ऐसा व्यापार कर सकता। और यदि राहु दूसरे घर में है तो अष्टम भाव में केतु जाएगा, सीधी सी बात है। तो यदि केतु अष्टम भाव में जाता है तो केतु आपको आकस्मिक धन जरूर देगा, ये आप नोट करें। यदि किसी की जन्म कुंडली में यदि केतु अष्टम भाव में है तो उसको आकस्मिक धन की अवश्य प्राप्ति होगी, ये आप नोट करें। इसके अलावा केतु यदि अष्टम में है तो आपको एक माइनस पॉइंट ये है कि आपको पाइल्स की और पेट से संबंधित बीमारी जब भी केतु की महादशा या अंतर्दशा आएगी उसके दौरान आपको उठानी पड़ेगी, ये आप नोट करें। ये आज के टॉपिक का मूल सूत्र है कि राहु यदि दूसरे में है तो केतु ऑटोमेटिक, क्योंकि राहु और केतु आमने सामने रहते हैं। जैसे राहु दूसरे में है तो केतु अष्टम में रहेगा, तो राहु भी आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति कराएगा, लेकिन परिवार के साथ मनमुटाव रहेंगे। यदि केतु अष्टम में है तो केतु आपको आकस्मिक धन लाभ देंगे, लेकिन आपको पेट से संबंधित बीमारी और पाइल से संबंधित, मैंने लगभग 30 कुंडली देखी है इस संबंधित, केतु अष्टम भाव में है। तो उसमें मैंने देखा कि उस जातक को जब भी उसकी केतु की दशा या अंतर्दशा आई उस दौरान उसको पाइल्स की या पेट से संबंधित बीमारी अवश्य होती है, ये आप नोट करें। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में मैं इतना ही बताऊंगा और मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे कार्यक्रम को YouTube चैनल के माध्यम से देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। यदि हमारा प्रोग्राम यदि आपको पसंद भी नहीं है तो आप हमें कमेंट करें, और यदि हमारे प्रोग्राम में कोई कमी है तो भी आप हमको कमेंट्स करके अवगत कराएं कि गुरुजी ये आपको इस जो आपने प्रोग्राम बताया उसमें ये कमी थी, थोड़ा आप इसको ऐसे करके लेके आओ तो हमको और ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा उद्देश्य है कि ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को कैसे अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं, जैसा आप बताओगे उस हिसाब से मैं इसको आगे फ्लैश करूंगा। तो दर्शकों, आप सभी का इस YouTube चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।